अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अगर किसी को लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास पहले वाली ताकत बरकरार है तो वो उसकी गलत फहमी है। एस्टैब्लिशमेंट की ताकत बजाय इसके कि पूरी की पूरी हुकूमत उनके कंट्रोल में है, पूरे सिस्टम को वो चला रहे हैं, मैशत से लेकर मीडिया तक को वो कंट्रोल करते हैं, उसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत नहीं है। अब एक तो ये ताकत आ चुकी है अवाम के पास कि एस्टैब्लिशमेंट पर, फौज पर जो लोग इतमाद करते थे वो बहुत बड़े लेवल पे अब उसमें कमी आई है। तो लिहाजा दूसरे नंबर पे एस्टैब्लिशमेंट की ताकत थी जुडिशरी, कि जुडिशरी को जैसे तैसे भी करके कंट्रोल करना और हुक्म दे देना कि आप ये फैसला करें, आप ये फैसला करें। अब वो नैब वगैरह और छोटी मोटी अदालतों या एक आधे जज को कंट्रोल करके तो कुछ वो करवा लेते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे जुडिशरी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट यहां पे भी लूज फील कर रही है। तीसरे नंबर पे किसी भी मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट या जब गड़बड़ करनी होती है या किसी भी मुल्क के अंदर तजर्बात जब करने होते हैं, इस तरह किए जाते हैं, तो उसका मैशत से बड़ा ताल्लुक होता है कि आप माशी तौर पे आजाद हैं, आपके घर में इतने दाने हैं कि आप ये चीजें, ये अयाशियां अफोर्ड कर सकें। और इतना बड़ा अदारा फौज का भी और बाकी भी उनसे जुड़े हुए, तो मैशत का अगर इंपैक्ट है वो तो उन पे आता ही आता है। और जब वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, SIFC को चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कारकर्दगी का भी प्रेशर उन पे है। तो एक फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जिस पर पाकिस्तान की आवाम का एतमाद नहीं है, जो जायलों और नालायकों का टोला है जिसने कभी भी पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं किया, वो भी एस्टैब्लिशमेंट पर बोझ है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर यकीन नहीं कर रहे, सोशल मीडिया का महाज एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज, और उसके बाद अदालतें भी उनकी मान नहीं रही बल्कि उनको चैलेंज कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तो क्या, उस इस्लामी दुनिया का एक बड़ा लीडर और उसके फॉलोअर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, एक बड़ा वोट बैंक उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जितना भी तासुर दे कि हम तुन के रख देंगे, हम ये कर देंगे, उसको सजा देंगे, इसको करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट इस बात में कोई शक नहीं है कि जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी वो एस्टैब्लिशमेंट अब नहीं। एस्टैब्लिशमेंट अब नफ्सियाती तौर पे कमजोर जगह पर खड़ी हुई है। देखें, जब आपकी एस्टैब्लिशमेंट के तर्जमान टीवी पर आकर कहें कि हमसे माफी मांगे तो हम माफ कर देंगे, इसका मतलब ये क्या है कि आप माफ करने के लिए तैयार हैं और आप अपनी कमजोरी सामने रख रहे हैं कि आप माफ करने के लिए तैयार हैं, यानी आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ माफी मांगे। तो ये चीज है। और फिर उस माफी को भी जिस तरह से लोगों ने कहा कि हम तो माफी आप अपने बाप से नहीं मांगते। फजल रहमान ने जो रात को तकरीर की, वो मैं समझता हूं अली अमीन गंडापुर की तकरीर से भी इंतहाई सख्त थी। आप गंडापुर ने क्या कहा? गंडापुर ने कहा ये जो परवेज खटक है चले मेरे साथ खाना काबा के ग्राउंड के अंदर, खाना काबा के गिलाफ के अंदर ऊपर हाथ रख के मैं हलफ देता हूं कि परवेज खटक ने मुझे स्पीकर के लॉन के अंदर कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, यानी उस वक्त का आर्मी चीफ, ये कहता है कि इमरान खान अगर मुझे 6 माह की भी एक्सटेंशन दे दे तो मैं ये अदम एतमाद वापस ले लूंगा और उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने कहा ना मैं इन लोगों को, यानी उस वक्त की PDM को NRO दूंगा, ना मैं बाजवा को एक्सटेंशन दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी भी फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात नहीं की, कभी नहीं इस तरह की बात की। और अगर इमरान खान ने यह करना होता तो बाजवा को एक्सटेंशन दे देता, और उसके बाद तब तक तो फैज हमीद भी जो है वो उसे जिसे कहते हैं कि मेरिट पर, फैज हमीद भी जो है वो मेरिट पर उसमें आ जाते, शायद पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे होते सीनियरिटी में, कि जब वो आर्मी चीफ बन सकते थे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा इमरान खान जो है वो अपने एजेंडे पे खड़ा हुआ है, जितना भी उसके खिलाफ आप कहें कि वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो बहरहाल अब हो क्या रहा है? एक तो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक सदर, ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। एक जो है वो सोशल मीडिया पे खबरें आना शुरू हो गई हैं कि आरिफ अलवी मुमकिना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो सकते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी जो है वो एक बैलेंस, जैसे आरिफ अलवी ने कल बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। एक आरिफ अलवी ने कहा कि माफी जालिम को मांगनी चाहिए, मजलूम को नहीं। दूसरा आरिफ अलवी ने कहा कि आपने कहा कि 9 मई के वाकये के अंदर फौज नाकाम हुई और आपने फौज में से कुछ लोगों को निकाला, जैसे कोर कमांडर लाहौर हो गए। तो आरिफ अलवी ने कहा कि इसका मतलब यह है कुछ लोग
नाकाम हुए 9 मई को रोकने में, या 9 मई मुलव्वस थे फौज के अंदर से कुछ लोग, इसी तरह सारी फौज नहीं कुछ लोग थे, इसी तरह सारी पीटीआई नहीं कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन आपने तो सारी पीटीआई को दीवार से लगा दिया, आपने तो सारी पीटीआई के इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया, आपने तो सारी पीटीआई से बल्ले का निशान छीना। तो जब आपकी सारी फौज मुलव्वस नहीं तो फिर आपके सारे जो हैं वो पीटीआई कैसे हो सकती है। तो अब आरफ अलवी ने आम मुलाकातें शुरू कर दी हैं, बहुत सारे पावर सेक्टर से वो मुलाकातें कर रहे हैं, हरकत में है, और आरफ अलवी के चेयरमैन पीटीआई बनने के भी वाज़ह तौर पे इम्कानात नजर आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत, आज सियासी कमेटी का इजलास है, शेर अफजल मरवत के हवाले से भी फैसले होंगे। और कल बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी उमर अयूब ने, उन्हें कहा खान ने कहा है कि इसे कोर कमेटी से भी निकालो, सियासी कमेटी से भी निकालो, इसको बिल्कुल साइड पे करो मरवत को। और मरवत ने कहा था कि क्योंकि जिन लोगों से मैं जीता हूं वो उमर अयूब के रिश्तेदार हैं, और अगर मैं अपने इलाके में मजबूत होता हूं तो उमर अयूब के ससुराली जो है वो कमजोर होंगे, तो इसलिए भी उमर अयूब मेरे खिलाफ है। अब खबर एक आई है कि शेर अफजल मरवत ने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए सऊदी सफीर से मिलने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी अरब के सफीर ने शेर अफजल मरवत से मिलने से माजरत कर लिया, क्योंकि आज इमरान रियाज ने भी कहा कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई चीज नहीं गई कि वो ये करता है वो करता है। सबसे बड़ी जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ चीज है वो सऊदी अरब है, कि सऊदी अरब के खिलाफ जो उसने बयान दिया बिना पार्टी की पोजीशन के, पार्टी ने तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की, तो ये शेर अफजल मरवत के गले पड़ी है। तो पहले नून लीग के हवाले से शेर अफजल मरवत ने गलती की कि वो चला गया ख्वाजा आसिफ से मिलने, और अब वो सऊदी सफीर के पास जाके अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब के सफीर ने मिलने से माजरत की, शेर अफजल मरवत को मिलने का टाइम नहीं दिया। अब जी एस्टैब्लिशमेंट से ये क्या कहा जा रहा है कि आप लोग करें सरेंडर करें, आप बस कर दें, आपने बहुत कर लिया है। जावेद हाशमी इंतहाई सीनियर सियासतदान, वो कहते हैं इससे आगे सिर्फ तबाही है, ये जहां पे हम चले गए हैं ना, इससे आगे सिर्फ तबाही है। सरेंडर करो, कौम के सामने सरेंडर करो और माफी मांगो, ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है, इसे इज्जत बेइज्जती का नाम ना दो, कि ऐसा ना करो कि हमारी बेइज्जती होगी। वो जो शलवारें उतारी थी वो आज भी जब हम भी इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो कहते हैं कि जो आपने किया था 1971 के अंदर सरेंडर किया था, 90,000 फौजियों ने हमारे सामने पैंटे उतार दी थी। तो वो कहते हैं, जावेद हाशमी कहते हैं कि अपनी आवाम के सामने सरेंडर करना है ना, जिनके टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाहें आती हैं, जिनके ऊपर आप जिनकी आप फौज है, जिनका आप अदारा है, उनके सामने सरेंडर करना है ना, कोई इंडिया के सामने तो नहीं सरेंडर करना। वो ढाका वाले सरेंडर से तो बेहतर है जिसमें पतलूनें उतारी गई थी, तो लिहाजा सरेंडर कौम के सामने कर दे। और फिर जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो आपको जिना हाउस कहते हैं, उन्होंने कहा मैं 20 साल मैंने जिंदगी लाहौर में गुजारे हैं, जिंदगी 20 साल लाहौर में गुजारे हैं, मुझे पहली बार वो कहते पता चला कि वहां कोई जिना हाउस भी है। और फिर इसी तरह की बात मौलाना फजल रहमान ने भी की। फजल रहमान ने कहा तुम्हारे किरदार ने 1971 में कौम की नाक कटवा दी, क्योंकि 90,000 फौजियों ने एक हिंदू के सामने हथियार डाले, तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा। उन्होंने कहा 90,000 हिंदुओं के सामने सरेंडर कर सकते हैं, तो फिर अपने लोगों के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें सरेंडर करना होगा। फिर बैरिस्टर तैमूर मलिक जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, 19 मई को इनका इलेक्शन है, NA 148 से वो जो सीट खाली की थी यूसुफ रजा गिलानी ने, तो अब इनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है, एक तरफ इमरान खान की फोटो लगी हुई है तस्वीर, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की लगी हुई है। तो वो बताया जा रहा है कि जी वोट लेने के लिए बैरिस्टर तैमूर मलिक किस हद तक चले गए हैं। हालांकि इस बात की समझ नहीं आती कि कैसे एक ही पोस्टर पे नवाज शरीफ और इमरान खान की फोटो हो सकती है। तो अब जो है वो बैरिस्टर तैमूर मलिक ने इसकी वजाहत की है, वो कहते हैं कि हमारे मुखालफिन के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वो ऐसे पोस्टर बनाने और लगाने जैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 मई को NA 148 के लिए इमरान खान का इंतखाबी निशान घोड़ा है, लोग बेवकूफ नहीं है और इस किस्म की चीजों पर हंस रहे हैं। अवाम इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये उन्होंने जो है वो इसकी वजाहत भी पेश की है। APK के गवर्नर ने जो है वो असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया, उन्होंने रिक्विजिशन पर सिग्नेचर नहीं किए, तो यानी उन्होंने जाकर लड़ाई एक अलग छेड़ दी है। तो लिहाजा अब गवर्नर के इनकार के बाद स्पीकर सलीम सवाती ने अरकान की रिक्विजिशन पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज जो है वो इस वक्त 3 बजे हो रहा है, और जिसमें बजट के और बाकी अखराजात के हवाले से मंजूरी भी दी जाएगी। तो ये सारी अहम चीजें हैं, और PTI ने बड़ा वाज़िया वक़्फ़ अपनाया है 9 मई के बाद, और खासतौर पर ये फौज से माफी मांगने वाला। उन्होंने कहा पाकिस्तान की आवाम ने गुज़श्ता साल 9 मई से लेकर आज तक
बदतरीन रियासती फस्तायत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ को अकेला नहीं छोड़ा। इसीलिए हम भी किसी सरकारी मुलाजम के हाथों पाकिस्तान की आवाम की तौहीन होने नहीं देंगे। उन्हें किसी हम सरकारी मुलाजम से किसी तरह से भी माफी शाफी नहीं मांगेंगे या उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो कौम की तौहीन करें। हम पाकिस्तानी आवाम के शाना बिशाना खड़े हुए हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत मुकामी क़यादत पर 9 मई एहतजाजी रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और आमिर मसूद मुगल की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस समाअत 21 मई तक जनाब इसमें भी मुलतवी कर दी है। तो ये जनाब मामलात हैं कि बंद गली के अंदर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी मुलाकात करने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं इससे क्या नतीजा निकलता है। दोनों को, ये नहीं कि फौज को, पीटीआई को भी 2 कदम पीछे जाना होगा, फौज को भी पीछे जाना होगा, सोचना होगा और मुल्क के लिए बैठना होगा, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। दोनों को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे आना होगा, बजाय कि नई अदालतें बने, नए केस हों, नई सजाएं हों, तो मुल्क बंद गली के अंदर ही रहेगा। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।